हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू चैनल में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं झारखंड की इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2020-2021 2020-21 के लिए झारखंड इकोनॉमिक सर्वे। जो बजट होता है और जो सर्वे होता है, ये काफी क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी राज्य का। पता चलता है इससे हमें कि किस तरीके का फाइनेंशियल स्टेटस है, सरकारों के क्या प्लान हैं। ये बात बजट से पता चलता है कि आने वाले एक साल में सरकारें क्या करने वाली हैं। लेकिन पिछले साल का पूरा जो असेसमेंट है वो हमें सर्वे से पता चलता है। ये कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर झारखंड राज्य के लिए, जहां पर स्टेट स्पेसिफिक 110 सवाल पूछे जाते हैं और वहां पर एक मेजर चंक इकोनॉमी का भी होता है। तो यहाँ हर एक जो सर्वे में चैप्टर दिया हुआ है उसके जो भी हाइलाइट्स हैं और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कंसेप्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, क्योंकि ये केवल आपके प्रीलिम्स में नहीं मदद करने वाले हैं बल्कि मेंस में और इंटरव्यू में भी आपको मदद करेंगे। अगर आपने कहीं का सर्वे अच्छे से समझ लिया है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की जो सर्वे होती है या किसी स्टेट स्पेसिफिक सर्वे को आप बढ़िया से समझ लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उस स्टेट को आपने अच्छे से समझ लिया है। और कहीं भी इंटरव्यू अगर आप फेस करना चाहते हैं तो वहां पर ये सर्वे वगैरह की अगर सही अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप है, कंप्रिहेंसिव मैनर में चीजों को आपने समझा है, तो आप अपने को खुद बोल्ड वहां महसूस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके का कवर पेज है झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे का। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये सर्वे तैयार किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए है प्लानिंग कम फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर फिजिकल स्टडीज, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। एक छोटा मोटा सवाल तो यहीं से बन सकता है अगर एमसीक्यू की बात है, कैसे ये सर्वे तैयार कौन करता है, कौन सी मंत्रालय है इसके लिए। तो अब आप इसका जवाब दे पाएंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू है, इससे हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 यही है, और यहाँ पर झारखंड राज्य के लिए जीएसडीपी यानी राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी ऑफ स्टेट, जिसको जीएसडीपी कहते हैं, अगर हम कांस्टेंट प्राइस के टर्म्स में देखना चाहें तो वो रही 1,50,918 करोड़, 1,50,918 करोड़। और कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से हम देख रहे हैं, और जो ईयर देख रहे हैं हम, ये 2011-12 के लिए देख रहे हैं। अब यहां पर आपको हर साल का ग्रोथ पता चलेगा कि हर साल कितनी ग्रोथ हुई है। और यहां पर एवरेज एनुअल जो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वो रहा है 7.3% पर एनम 2011-12 से लेकर 14-15 तक। और फिर इसमें थोड़ी कमी आ जाती है और हो जाता है 4.8% बिटवीन 2014-15 टू 18-19। और फिर इसके बाद के एस्टिमेशंस की 2019-20 में इसकी ग्रोथ की जो रेट वो 6.7% के करीब। और आप देख लीजिए कि जो टोटल जीएसडीपी की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको 11-12 में 1,50,918 करोड़ यानी 1,51,000 करोड़ के करीब दिख रहा था, वो बढ़ के यहाँ 2,40,000 करोड़ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हुई है। अब जो पर कैपिटा इनकम रही झारखंड के लिए 2011-12 में, तो 41,000 के अप्रोक्स थी, 41,254 रुपए। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि कांस्टेंट प्राइस पर अगर देखें, अगर बेस ईयर 11-12 को मानते हुए, तो अभी के लिए 57,863 है। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ अगर हम देख रहे हैं करेंट प्राइस पर, तो ये 79,873 रुपीज पहुंच चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है विद टाइम बढ़ा है। इन 8-9 वर्षों में या 10 वर्षों में आपको यहाँ पर एक ग्रोथ नजर आता है। मैक्रो इकोनॉमिक व्यू में इन चीजों को आपको ध्यान देना होता है। जो जीएसडीपी है झारखंड का 2020-21 के लिए और 21-22 के लिए, यहाँ पर आपको कुछ फ्लैक्चुएशंस नजर आएंगे। और ये सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में, और क्या कह सकते हैं दुनिया भर में, जो कोविड-19 की क्राइसिस हुई और जिस तरीके से उसने बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट किया पूरे के पूरे इकोनॉमी को, तो उसका असर आने वाले टाइम में दिखेगा। जो रियल जीएसडीपी है स्टेट का,
तो उम्मीद की जा रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय 6.9%। देखिए ये फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकते हैं। लेकिन यही अगर नॉमिनल टर्म्स में हम देखना चाहें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है एट 3.2% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। ओके, तो ऐसे आपको एक आइडिया लग गया। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे एस्टिमेशंस कर सकते हैं कि जो जीएसडीपी है झारखंड की 2020-21 और 21-22 के लिए, तो हम इस साल के लिए पहले देखते हैं 2020-21 के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि कांस्टेंट प्राइस पर यानी बेस ईयर के हिसाब से अगर हम देखें, जो यहाँ मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, उसे इक्वेट करके देखें तो वो होनी चाहिए 2,23,566 करोड़। और ये करंट प्राइस पर अगर उम्मीद की जाए यानी इन्फ्लेशन के साथ तो है 2,44,805 करोड़ यानी 2,44,805 करोड़। अब जो रियल जीएसडीपी है स्टेट का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो करेगा एट अ ग्रोथ ऑफ 9.5%, और जो नॉमिनल है वहां पर एक्सपेक्टेशंस है कि वो 13.6% से ग्रो करेंगे 2021-22 में, यानी आने वाले समय में जब इकोनॉमी रिकवर करेगी तो तेजी से यहां पर ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। इस बात को भी आपको समझना है। 2019-20 से और 21-22 के बीच में जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो क्या होनी चाहिए, would only be 1% and 4.9% अगर बात करें नॉमिनल और रियल जीएसडीपी के टर्म्स में तो। ओके, अब यहां पर अगर हम सेक्टरल वेरिएशन की बात करें यानी इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहां पर किस तरीके का वेरिएशन नजर आएगा आपको ग्रोथ में, इसको भी समझ लेना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनमें क्या अलग अलग रेट की उम्मीद है ग्रोथ की। तो जो प्राइमरी सेक्टर है इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि यहाँ जो ग्रोथ होगी वो होगी 2.2% के हिसाब से। जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां पर 4.9% और जो टर्शियरी सेक्टर है वहां पर 7.9% की एक्सपेक्टेशन रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ, और करीब करीब हर जगह यही ट्रेंड देखा जा रहा है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में ज्यादा लोगों का वहां पर कह लें कि रोल है, ज्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उस हिसाब से वहां ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है जितना तेजी से सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का इमर्जेंस हो रहा है, वहां जिस तरीके की ग्रोथ देखी जा रही है। और अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत ही, तो जो सब सेक्टर है यानी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, साथ ही साथ कम्युनिकेशन और जो सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग और रियल एस्टेट वगैरह है, ऑनरशिप ऑफ ड्वेलिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, यहां पर ग्रोथ रेट जो है वो 8% से भी अधिक है। यानी जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें भी कुछ खास ऐसे सेक्टर्स हैं, होटल, कम्युनिकेशन, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, यहां पर आप देख रहे हैं कि ग्रोथ की जो रेट है वो 8% से भी कहीं ज्यादा है। अब इस चार्ट को देखिए और इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। जो ब्लू कलर से यहां पर मार्किंग की गई है, यहां पर जो ग्राफ खींचा गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो ये देख रहे हैं कि ये झारखंड का है और ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है ये ओवरऑल इंडिया के लिए है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है इंडिया का और झारखंड का कांस्टेंट प्राइस पर बताया गया है, और यहाँ पर आप देखिए कि झारखंड में कितना फ्लक्चुएशन आपको नजर आता है 2014-15 से लेके 15-16 के बीच में ही, और फिर ये यहाँ पर ऐसे उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। ग्रोथ रेट जो है पहले गिरा है और फिर इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन मोर और लेस ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो ये कांस्टेंट रहा है, और इसमें थोड़ी थोड़ी आपको तेजी नजर आई है विद टाइम, और एक हद के बाद यहाँ पर 2016-17 के बाद ग्रोथ रेट में थोड़ी कमी आ गई है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन वगैरह का भी इशू रहा है। अब आगे चल के यहाँ पर कोविड-19 की क्राइसिस देखी जाएगी, वहां पर भी संकुचन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ देखिए जो ग्रोथ रेट है अगर पूरे भारत के तुलना में देखें झारखंड का, तो 2012-13 में झारखंड का ग्रोथ रेट ओवरऑल इंडिया से बेहतर रहा, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और अभी के लिए यहाँ देखा जा रहा है कि ग्रोथ रेट जो है 17-18 में भी वो ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा रहा है, लेकिन वो अब 18-19 में बराबर हो जाता है करीब। एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से सवाल पूछे जाए तो यहाँ आप उलझ ना जाए। और यहाँ पर देखिए पर कैपिटा इनकम बताया गया है कई राज्यों का, सारे राज्यों का बताया गया है।
तो यहाँ पर आपको देखना है झारखंड। तो झारखंड बॉटम के 4 राज्यों में आता है। सबसे कम पर कैपिटा इनकम जो है वो बिहार के लिए है, और यहाँ पर नीचे से चौथे पौधान पर आपको नजर आ रहा है झारखंड। सबसे अधिक किस राज्य का पर कैपिटा इनकम है, तो वो है गोवा का। तो ऐसे भी कुछ आइडिया होना चाहिए। झारखंड से कम पर कैपिटा इनकम वाले जो 3 राज्य हैं उसमें से एक है मणिपुर, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। तो 2 इसके तो अपने पड़ोसी राज्य हो गए और एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर। जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ रेट में, ये देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो है टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 62.5% टू द ग्रोथ ऑफ स्टेट इकोनॉमी इन 2019-20। तो ये 65 नहीं 62.5%। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। ये फिगर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बीपीएससी के जो ट्रेंड्स हैं झारखंड में रिफ्लेक्ट होते हैं और बीपीएससी में ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं इन वर्षों में। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। वो कैसा रहा, तो प्राइमरी सेक्टर का 9% और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 29% का, और टर्शियरी सेक्टर का अकेले 62.5%। याद रख लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर सेक्टरल कंट्रीब्यूशन बताया गया है टू ग्रोथ रेट एंड देयर शेयर। जिन चीजों को हम देख रहे थे इन्हीं को यहाँ पर कंप्रिहेंसिव मैनर में ऐसे ब्रेक करके बताया गया है। तो जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, साथ ही साथ इसमें फिशिंग को हम कवर करते हैं, तो इसको फिर आप 4 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। जैसे कि इसमें कवर किया जाता है क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक्स को, माल गरू मवेशी हो गए, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग को, और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर को। तो या इस तरीके से समझ सकते हैं। एक दूसरी बात है कि माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में 1 यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग को, साथ ही साथ यहाँ माइनिंग एंड क्वेरिंग को कवर करते हैं। तो इनका जो शेयर है जीएसबीए में वो है 21.5% का, और ओवरऑल अगर कहें कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है ग्रोथ रेट के लिए, वो है 8.6%। उसी को लमसम में यहाँ 9% बताया गया है। जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें 3 चीजों को मर्ज करके देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करीब 29%, और अगर जीएसबीए में देखें तो वो आपको दिख रहा है 32.8%। अब जो है इंडस्ट्री, इसमें 2 यानी कि ऐड कर देते हैं हम यहाँ माइनिंग एंड क्वेरिंग को, और साथ ही साथ यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर यानी इन तीनों को कवर कर लेते हैं। तो इनका जो ओवरऑल कहेंगे कि ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 31.8% का है और जीएसबीए में 41.7% का। ऐसे ब्रेक करके चीजों को देखिए। और टर्शियरी सेक्टर यानी कि यहाँ पर ये सब कुछ कवर हो रहा है, होटल, रिपेयरिंग, ट्रेड, रेस्टोरेंट्स, ये सब देख रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, स्टोरेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, सब कुछ मिला देते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है ग्रोथ रेट में वो है 62.5% का, और शेयर जो है इनका जीएसबीए में 45.8% का है। एक आइडिया आपको मोटे तौर पे लग जाता है। अब इसी बात को यहाँ तोड़ तोड़ के बताया गया है कि जो शेयर है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का, साथ ही देखेंगे सेकेंडरी या सर्विस टर्शियरी सेक्टर का, वो कितना कितना रहा, तो 16.1%, 33.8% और 38.5% रेस्पेक्टिवली रहा जीएसबीए के टर्म्स में। खैर, इन बातों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की। झारखंड में महंगाई को समझते हैं। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो रहा इंडिया में और झारखंड में, उसमें कमी आई है आफ्टर एडॉप्टेशन ऑफ न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन फरवरी 2015। एक तो सवाल यही पूछ सकते हैं कि जो नई मौद्रिक नीति आई वो कब आई, कब लागू हुई, और जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा झारखंड में और इंडिया में वो बिलो 6% रहा। देखिए, जो यहाँ पर उर्जित पटेल कमेटी बनती है और वहां पर रिकमेंडेशंस आते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है और हमें इन्फ्लेशन को रखना है 4 ± 2% के बीच में, यानी 2% से लेकर 6% के बीच में ही महंगाई का दर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया और झारखंड में रहा वो 6% से कम रहा, यानी कि जो हमारी लिमिट सेट की गई है उसके अंतर्गत हम रहे हैं 2016, 17, 17, 18 और 18, 19 के लिए। इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इंडिया का और झारखंड का, तो आप देखेंगे कि इंडिया से
झारखंड का रेट ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा यानी 0.3% अधिक रहा है। 7.6% है झारखंड के लिए और ओवरऑल इंडिया के लिए 7.3%। ये बात हम सितंबर 2020 के हिसाब से कर रहे हैं। अगर अक्टूबर 2020 में देखें तो यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर ओवरऑल झारखंड के लिए 8.1% हो जाता है और नवंबर में तो ये डिफरेंस बढ़ जाता है ओवरऑल इंडिया और झारखंड के लिए। झारखंड के लिए फिगर 7.5% और ओवरऑल इंडिया के लिए 6.9%। आप समझ सकते हैं कि ये पेंडेमिक के बाद रिकवरी का दौर था और उस समय महंगाई का बढ़ जाना एक लाजमी घटना है। जो सर्ज है इन्फ्लेशन रेट में इन रिसेंट महीनों में, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्लो डाउन हुई इकोनॉमी की, कोविड-19 लॉकडाउन और उसके वजह से जो पूरा का पूरा डिसरप्शन हो गया सप्लाई चेन का और जो हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया वो सबसे अधिक किस चीज में रहा, तो फूड इन्फ्लेशन यानी भोजन के प्राइसेज में सबसे अधिक उछाल दिखती है और जो फूड इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में चला गया यानी 10% को क्रॉस कर गया। 9 तक कहेंगे कि वो सिंगल डिजिट है, 10 जैसे हुआ डबल डिजिट हो गया। और फूड इन्फ्लेशन में सबसे अधिक अगर हम मार देखें तो दलहन जो है, पल्सेज जो है उसमें दिखता है जो कि एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। इसके अलावा सब्जियों में, तेलों में, एडिबल ऑयल में, मसालों में भी देखा गया क्योंकि यहाँ पर सप्लाई के शॉक हो गए, कमियां हो गई थी। लेकिन फिर इसके बाद जो राबी का सीजन आता है यानी जो ठंडे में खेती की जाती है तो बम्पर प्रोडक्शन होता है और सप्लाई ऑफ विंटर वेजिटेबल जो मार्केट में सब्जियां फिर से आने लगती हैं तो ये थोड़ा सा ईज करती हैं सप्लाई चेन डिसरप्शंस को और आगे आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को थोड़ा मॉडरेशन में रखने में मदद करती है या करने वाली है। अब हम देख लेते हैं पॉवर्टी इन झारखंड। तो जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 का रिपोर्ट है जो कि रिलीज किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जिसको शॉर्ट में ओपीएचआई कहते हैं और उसका वहां पर साथ देता है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो उसके हिसाब से करीब 72 लाख जो झारखंड की आबादी है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुकी है। अगर हम 10 वर्षों के बारे में बात करें यानी 2005-6 में जितने लोग मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी की लाइन के नीचे थे झारखंड में, उसमें से 72 लाख लोग इससे निजात पा जाते हैं, बाहर आ जाते हैं 2015-16 आते आते 72 लाख, एक बड़ी संख्या है। और जो परसेंटेज है मल्टी डायमेंशनल पुअर का राज्य में वो घटा है 2005-6 में 74.7% यानी करीब 75% जो पॉपुलेशन थी झारखंड की वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी। 2015-16 आते आते 46.5% आबादी जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। देखिए ये फिगर अपने आप में काफी बड़ा है लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पुअर्स की संख्या में कमी आ रही है, विद टाइम कमी आ रही है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है, तो ओपीएचआई और उसका साथ देता है यूएनडीपी आएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर 2 यानी फिस्कल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर शुरुआत होती है 15th फाइनेंस कमीशन और झारखंड के कंटेक्स्ट में। तो आप जानते हैं जो फाइनेंस कमीशन है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है और हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में ये बात की गई है कि प्रेसिडेंट हर 5 साल के अंतराल पर इस तरीके से वित्त आयोग का गठन करेंगे और जो लेटेस्ट है वो है 15th यानी कि 15वीं वित्त आयोग। अब यहाँ पर बात की गई है वर्टिकल डेवोल्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और क्या कुछ क्राइटेरिया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्यों के बीच में। वर्टिकल यानी केंद्र सरकार राज्यों को कितना रुपया देगा और जितना रुपया आएगा वो इन राज्यों के बीच में कैसे बटेगा, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और केंद्र सरकार राज्यों को कितना दे रहा है, ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हीं बातों को समझाया जाता है जो भी यहाँ पर सजेशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो जो क्राइटेरिया और वेटेज जो असाइन किया गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां आबादी को, पॉपुलेशन को 15% वेटेज दिया गया है, क्षेत्रफल यानी एरिया को 15%, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट को 10%, इनकम डिस्टेंस को 45%। देखिए सबसे अधिक पूछा जा सकता है तो इनकम डिस्टेंस को, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% और टैक्स इफर्ट्स को 2.5%। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर जो झारखंड के लिए सेट किया गया कि झारखंड को कितना पैसा मिलेगा, तो 3.313 ऑफ टोटल डेवोल्यूशन टू द स्टेट्स। तो ये आप समझ गए कितना प्रतिशत झारखंड को जा रहा है, वैसे आपको पता होना चाहिए।
अब यहाँ पर इससे ज्यादा चैप्टर 2 में जानने के लिए नहीं था, अब हम चैप्टर 3 में आ जाते हैं और यहाँ बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका एक गजब का रोल है, जिनके पास पैसा अधिक है उस पैसे को लेकर और उन लोगों तक पहुंचाने का काम करता है जिसको पैसे की जरूरत है, और ये पैसा मोबिलाइज होगा तो उसे डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। और देखिए झारखंड में 3000 से अधिक यानी 3203 बैंक ब्रांचेज हैं और ये कंस्टिट्यूट करते हैं मात्र 2.7% ऑफ बैंक ब्रांचेज इन द कंट्री। तो जहां पर बहुत अधिक बैंक ब्रांचेज होंगे तो इससे ये पता चलता है कि वहां उतना अच्छा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वित्तीय समावेशन हो रहा है, लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो रहे हैं। लेकिन झारखंड इसमें अभी पीछे दिख रहा है, उतना अभी डेवलप नहीं प्रिटेंड हो पा रहा है। जो पेनिट्रेशन है बैंक ब्रांचेज का झारखंड में वो नेशनल एवरेज से कहीं कम है। जो नेशनल एवरेज है कि प्रति 1 लाख आबादी पर 11.8 यानी करीब 12 बैंक पड़ते हैं, वहीं झारखंड में प्रति लाख की आबादी पर मात्र 9.16 बैंक्स हैं। हालांकि ओवरऑल हमारे इंडिया में भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टेज है वो अभी वो अचीव नहीं हुआ है जो आना चाहिए था। स्टिल झारखंड काफी पीछे है, लैगिंग बिहाइंड। ओके, जो ब्रांचेज हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनका जो ग्रोथ का रेट है एवरेज एनुअल रेट है वो 2.9% का है, जबकि रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स का तो एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ही खराब है। आरआरबी तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, उनका एवरेज रेट है बढ़ने का 0.05% और कोऑपरेटिव बैंक्स 0.7%। यानी जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो सहकारी बैंक है, सहकारिता ये भी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। यहाँ सरकार को चाहिए कि अभी और फोकस करे, यहाँ पर थोड़ा जोर लगाया जाए। जो डिपॉजिट क्रेडिट एंड क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, देखिए बैंकों का नॉर्मल सा काम क्या है कि वो लोन में पैसा देती हैं और वो अपने पास पैसा दूसरे का डिपॉजिट लेती हैं। जो पैसा वो डिपॉजिट लेती हैं उसी पैसे को मोबिलाइज करती हैं और जो इसके बीच का गैप होता है इंटरेस्ट रेट का वही प्रॉफिट है उनका, और इससे वो अपने स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, रेंट देते हैं, बिजली बिल देते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है कि कितना रुपया आ रहा है, मतलब कितना रुपया आप उधार में दे रहे हैं और कितना आपके पास आ रहा है, इसके बीच का रेशियो जो होता है उसको क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहते हैं। जितना अच्छा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इतनी काम कर रही हैं उतना अच्छा वित्तीय समावेशन हो रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स है बैंक में, अगर हम देखते हैं 2014-15 के लिए तो वो हुआ करती थी 1,39,956 करोड़, 1,39,956 करोड़, और इसका जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा करीब 10% का रहा, 9.9% 2014-15 से लेकर 19-20 के बीच में। और जो टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट है, टोटल अमाउंट जो है डिपॉजिट का वो बढ़ के हो जाता है 2,18,101 करोड़ 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते। और सितंबर 2020 तक का यहाँ डेटा लाया गया तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर इसकी ग्रोथ रेट 8.4% रही, यानी इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और थोड़ा बहुत आप दोस्त कोरोना कोविड-19 क्राइसिस लॉकडाउन को दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस चार्ट को आप देखिए और यहाँ बताया गया है डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ द बैंक्स ऑन 31 मार्च ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। और देखिए यहाँ 19-20 के लिए देखिए या यहाँ 14-15 के लिए देखिए, तो आप देख रहे हैं कि विथ टाइम ये सारे जो फिगर हैं इनमें इजाफा हुआ है, लेकिन जो क्रेडिट डिपॉजिट है बैंक्स का ये बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट इसमें कमी ही आ गई है। ओके, और जो क्रेडिट डिपॉजिट की रेशियो है परसेंटेज के टर्म्स में देखें, और इसमें जब RIDF के फंड को ऐड कर दिया जाता है और क्रेडिट एज पर द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, तो ये RIDF क्या है, इसको कहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और इसको रेगुलेट करता है एक तरीके से नाबार्ड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है ये बड़ा दिखने लगता है, 47 से बढ़ के 61.5 हो जाता है और 42 से बढ़ के ये 55.63 हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ बहुत कुछ अभी स्कोप है डेवलपमेंट का और सरकारों को बहुत अधिक अभी प्रयास करने की जरूरत है। विथ टाइम ये फिगर सुधरना चाहिए। अगर हम बात करें एडवांसेस टू प्रायोरिटी सेक्टर, तो आप जानते हैं कि हमारे समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जो कि फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं और वो भी फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हैं। अगर उनको लोन की आवश्यकता होती है तो अपने ही लोकल सेठ साहूकार से ले लेते हैं, जहां ब्याज दर 25%, 36% तक होता है और वो बाद में एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं।
इन चीजों से लोगों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा या कह लें आरबीआई के द्वारा एक स्कीम लाया गया कि बैंक जितना भी रुपया लोन में घुमाएंगे उसका खास प्रतिशत, यानी अगर नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं तो 45%, 40%, और जो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह हैं वहां 75% जो आप रुपया लोन में देंगे उसका इतना चंक जो होगा वो आप प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे, यानी स्मॉल फार्मर्स को देंगे, स्मॉल बिजनेसमैन को देंगे, स्टूडेंट को देंगे। तो इस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी को देंगे, महिलाओं को देंगे। ये कहलाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जितना सही ढंग से काम करे, यानी कि वहां पर समाज का जो सबसे निचला तबका है जिसको सबसे अधिक फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। एक तरीके से ये सोशलाइजेशन हो गया। तो प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, और इसके लिए जो बैंक्स हैं उनको डायरेक्शन दिया गया है कि इस तरीके से वो प्रायोरिटी सेक्टर को लीड करें। जो प्रायोरिटी सेक्टर के एडवांसेज हैं झारखंड में वो 50% से ज्यादा रहे ऑफ द टोटल क्रेडिट बाय द बैंक्स। तो देखिए कहा गया कि 40% ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ मोर देन 50% है। और वजह यह है कि झारखंड में प्रायोरिटी सोसाइटी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जो ग्रुपिंग है वो काफी बड़ी है, एक बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है। तो वो किसी भी सेक्टर में लेंगे पैसा, नॉर्मली भी लेंगे तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में कंक्लूड मतलब ऐड करके कई बार देख लिया जाता है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है पब्लिक बैंक्स का, तो ये 40% से भी अधिक है झारखंड के लिए, और ये समय के साथ इंप्रूव हो रहा है। 52% जो टोटल लोन दिया गया एडवांस 2014-15 में, और ये देख लीजिए कि बढ़ के 58% हो जाता है 18-19 में, और 19-20 में ये बढ़ के हो जाता है 72%। यानी जितना भी पैसा झारखंड में लोन में दिया जा रहा है उसका 72% तो प्रायोरिटी सेक्टर को ही दिया जा रहा है, और ये काफी बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कर दिया गया है स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड में। तो क्या डिफरेंस हुआ ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर रुपे कार्ड जो है वो अटैच कर दिया गया। अब ये रुपे कार्ड जो है वो यूज किया जा पाएगा एटीएम्स में और पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जा सके। और ये ही चेंजेस लाए गए किसान क्रेडिट कार्ड से जब स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। तो ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब हो गया कि 100% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, और ये 2018 दिसंबर से ऑपरेशनल है। और इसमें देखिए जो टोटल झारखंड से बेनिफिशरीज रहे थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, उनकी संख्या करीब 30 लाख थी। यहाँ पर आप जानते हैं कि किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, और ओवरऑल साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कोलेट्रल फ्री लोन अप टू 2 करोड़ इन एमएसएमई। कोलेट्रल यानी कि अगर आप कहीं लोन लेने जा रहे हैं तो उसके बदले में आपको अगर कुछ गिरवी रखना पड़े तो कहेंगे कि कोलेट्रल वाली लोन है, यानी मोर्टगेज कोलेट्रल बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन वहां अगर कुछ गिरवी ना रखना पड़े और बिना किसी कोलेट्रल के अगर आपको लोन मिल जाता है तो कहेंगे कि ये कोलेट्रल फ्री लोन है। और कहा गया है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में 2 करोड़ तक की ऐसी लोन दी जा सकती है। तो इसके लिए 2 संस्थाओं का नाम याद रखें, एक तो भारत सरकार हो गई और इसका साथ दे रही है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी जिसको कहते हैं। और इन्होंने सेटअप किया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CGTMAC। और CGTMAC के गाइडलाइंस के हिसाब से जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं तो इनके 2 करोड़ तक के जो लोन है वो एलिजिबल है क्रेडिट गारंटी कवर के लिए। और ये कवर एक्सटेंड है टू दोज एंटरप्रेन्योर्स who have viable projects या proposals but lack adequate collateral security to offer। कि उनके पास बढ़िया बढ़िया स्कीम है, बढ़िया उनके दिमाग में आइडिया है, वो इन्वेस्ट करके बढ़िया कमाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है ही नहीं। तो वहां उनके लिए सिडबी और भारत सरकार के प्रयास से कोलेट्रल फ्री लोन अप टू 2 करोड़ फॉर MSME का प्रबंधन लाया गया। अब देखिए पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत इसके बारे में चर्चा किया जब कोविड-19 क्राइसिस था। और आत्मनिर्भर का कहीं से मतलब नहीं है कि हम विश्व बंधुत्व में विश्वास नहीं रखेंगे। हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और फिर जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो भी हमारे मित्र हैं हम उनको मदद करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत आप देखिए कि वैक्सीन बनाता है कोविड-19 के खिलाफ, और फिर हम कितने देशों को वो कोविड-19 के वैक्सीन भेज रहे हैं।
तो ये आत्मनिर्भरता के साथ साथ ये जो हमारी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहा। तो जो भारत सरकार है इसने अनाउंस किया कि स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट सपोर्ट टू ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स, जो कि जिनकी एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई, तहस नहस हो गई कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। और जो ये पर्पस है इसका कि रिलीफ प्रदान किया जाए दोज अफेक्टेड एडवर्सली टू रिवाइव इकोनॉमी फ्रॉम इट्स इल इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक। तो ठीक है, पैंडेमिक के इल इफेक्ट से बचने के लिए इन बातों का ध्यान दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का। और यहाँ पर जो काम की बातें की गई कि यहाँ पर इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी लाई जाए बिजनेस के लिए और यहाँ साथ साथ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। जो फाइनेंस है अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट ये लाया जाए। 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए मुद्रा शिशु लोन को। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि अगर आपको 6% का लोन भरना था तो आप 4% ही अपने तरफ से भरिए और आपके बदले सरकार 2% भर देगी, तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन कहलाता है। एक यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम है। स्वनिधि का मतलब हो गया स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, और यहाँ पर जो भी रेहड़ी वाले, ठेले वाले या डेली वेज कमाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस लाया गया। और एक है फाइनेंस फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया गया और ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए। और यहाँ पर झारखंड भारत का एक बढ़ चढ़ के मदद करने वाला राज्य साबित हुआ। और यहाँ पर जो हम बात करते हैं ट्रू एसेंस ऑफ फेडरलिज्म वो रिफ्लेक्ट होता है। और जो भी बैंक है झारखंड में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज को। और जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है और जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है सबऑर्डिनेट डेट के लिए या इंटरेस्ट सबवेंशन मुद्रा शिशु के लिए, पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और एग्रीकल्चर इंफ्रा के लिए, जो भी बातें हैं उनमें बहुत एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैप में दिखाऊंगा। एक 2011 का मैप है और ये 2017 का मैप है, मैप 1 एंड मैप 2। यहाँ पर आप देखिए कि वित्तीय समावेशन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसकी क्या स्थिति है झारखंड में। ध्यान दीजिएगा कि जो ये वाला क्षेत्र है, पहले हम इस क्षेत्र को देखते हैं। ये साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये जो क्षेत्र है यहाँ हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो ये जो कलर दिखाया गया है कि लो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लोएस्ट तो नहीं है, लेकिन विथ टाइम 6 वर्षों में हम देखते हैं कि ये मॉडरेट स्थिति में आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी चेंजेस आते हैं। या फिर आप देख लीजिए इस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर सिंघू वगैरह है, रांची वगैरह का रीजन जो है, तो यहाँ पर एडजॉइनिंग एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। यानी विथ टाइम कह सकते हैं कि झारखंड में वित्तीय समावेशन हो रहा है और आने वाले समय में इसका और बढ़िया परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारा पहला पार्ट जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके की दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और अपना सवाल मुझसे भी पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।